सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, देखो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कल डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन आपके CUET के लिए, और ये फोकस हम कर रहे हैं जो CUET इस साल होने जा रहा है उसके बेसिस पे। तो CUET 2024 के लिए हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें फर्स्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि कैसे प्रिपरेशन करना है, और जो फुल वीडियो है वो मैंने कल डाला था जो लेक्चर 2 है CUET 2024 के लिए। और आज हम लोग CUET का लेक्चर 3 डिस्कस कर रहे हैं। सॉल्यूशन का ये सेकंड चैप्टर है, मतलब सेकंड लेक्चर है। आज हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि मैं काफ़ी कमिटमेंट के साथ ये पूरा सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो कल हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूरा डिस्कस कर लिया था, और आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पैसेज होता है उसके बेसिस पे 5 प्रॉब्लम्स ये CUET 2023 में लास्ट ईयर ये पूछा था। इसमें ये 5 प्रॉब्लम है सॉल्यूशन चैप्टर से। तो पहले हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर मैं आपको वेंट ऑफ फैक्टर काफी डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि CUET के लिए सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो वेंट ऑफ फैक्टर है। उसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसको काफी क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। तो देखो ये पहला प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम नंबर 46 है, गिवन ए नॉन वोलाटाइल सॉलिड। ये सॉलिड जो है ये नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल है मतलब ये वोलाटाइल नहीं है, ये अपना वेपर प्रेशर जो है उसमें एग्जर्ट नहीं करेगा। तो इसको हम ऐड करते हैं प्योर वाटर में। जैसे सपोज ये वाटर है और वाटर में हम इसको नॉन वोलाटाइल सॉलिड को ऐड करते हैं, तो क्या होगा कि ये जो है ये सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जब ये सॉल्यूशन बन जाएगा तो उसमें ये पूछ रहा है कि 4 चॉइस दिया हुआ है, बॉयल अबव 100 डिग्री। तो आपको पता है कि पहले ये वाटर था, ये सॉल्वेंट था, और जैसे आपने इसमें सॉल्यूट को ऐड किया नाउ इट बिकम सॉल्यूशन। तो हम लोग ये डिस्कस किए थे कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट से कम होता है, तो इसलिए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होगा। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट इट बॉयल अबव 100 है ना, ये बॉयल होगा किस पे, अबव 100 पे होगा। तो बॉयल अबव 100 दो जगह दिया हुआ है, A में भी है और C में भी है। अब दूसरा चीज, अब जैसे देखो ये 100 से कम पे तो बॉयल हो नहीं सकता, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सॉल्वेंट से अधिक होता है। तो दो चॉइस को आप रूल आउट कर सकते हो कि जी B और D तो होगा नहीं। अब दूसरा है फ्रीजिंग पॉइंट। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो होता है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट बिलो 0 डिग्री होगा। तो इसलिए ये आपका करेक्ट चॉइस जो है वो C हो गया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों अबव 0 डिग्री, मतलब फ्रीज जो है वो 0 डिग्री से कम पे होगा और बॉयल 100 डिग्री से ऊपर होगा। इसलिए आपका जो करेक्ट चॉइस है वो C हो गया। दूसरा प्रॉब्लम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर। तो इसमें लंबा लंबा चॉइस है, इसलिए मैंने टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि ये एक इंटरेक्टिव, मतलब ये इंटरेक्शन का स्टडी है। ऑल्दो वी आर ऑनलाइन, लेकिन आप ये फील करो कि हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ऑफलाइन हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आप भी ये क्वेश्चन पेपर जो है वो सामने लेकर बैठो आप। इसमें प्रॉब्लम नंबर 47 है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर। तो आपको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो 4 चॉइस दिया हुआ है, चॉइस के बेसिस पे आप इसका आंसर फाइंड आउट करो। तो पहला चॉइस है डिपेंडेंट ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट आइडेंटिटी। तो देखो इसमें क्या होगा कि इसका जो आइडेंटिटी है वो डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो ये तो ठीक है, कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता ही है,
लेकिन सॉल्यूट के आइडेंटिटी पे ये डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सॉल्यूट आइडेंटिटी। क्योंकि हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का प्रिंसिपल आया था दैट वाज इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट बिकॉज इट वाज कंसीडर्ड एज द आइडियल सॉल्यूशन। The principle of colligative properties were only applicable for ideal solution। तो आपको ये देखना है कि फर्स्ट चॉइस में बोल रहा है डिपेंडेंट ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, है ना, और इंडिपेंडेंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आइडेंटिटी। सॉल्वेंट के आइडेंटिटी पे तो डिपेंड करेगा, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है उसी के अकॉर्डिंगली जब सॉल्यूट डालेंगे तब उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफर करेगा, इसलिए फर्स्ट चॉइस गलत हो गया। सेकेंड है डिपेंडेंट ऑन द आइडेंटिटी ऑफ सॉल्यूट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ सॉल्यूट आइडेंटिटी। फिर वही बात बोल रहा है, सॉल्यूट के आइडेंटिटी पे इंडिपेंडेंट है ना। थर्ड है डिपेंडेंट ऑन द आइडेंटिटी ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, फिर ये गलत है। डी चॉइस जो है इसको ठीक से देखना, डिपेंडेंट ओनली ऑन द आइडेंटिटी, डिपेंडेंट ओनली ऑन द आइडेंटिटी ऑफ सॉल्वेंट बिल्कुल सही है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ये भी सही है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द सॉल्यूट आइडेंटिटी, सॉल्यूट के आइडेंटिटी पे ये डिपेंड नहीं करता, इसलिए जो आपका चॉइस है डी चॉइस जो है ये फोर्थ चॉइस करेक्ट होगा। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका 48 प्रॉब्लम कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें बच्चे को बहुत इजीली एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है वो ट्रैप में ले लेता है। क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ देखता है यार आइडेंटिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑल ऑफ दैट। जितना हड़बड़ी होता है स्टूडेंट वो ऑल ऑफ द एबव वो जो है करेक्ट करके चला आता है। देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब ऑल ऑफ द एबव चॉइस में दिया हो या नन ऑफ दीज दिया हो तो वो सही होगा, ऐसा कोई 100% इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब देखो हमने ये डिस्कस किया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ इसने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दिया, freezing point is not a colligative property, it is depression in freezing point is a colligative property, इसलिए ये चॉइस गलत हो गया। दूसरा है colligative properties क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन ये क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए गलत हो गया। और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है क्योंकि 4 colligative properties है। बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि colligative properties के बेसिस पे 100% श्योर होता है ऑलमोस्ट कि प्रॉब्लम आएगा ही। First one was relative lowering of vapor pressure, second one is elevation in boiling point, third one is depression in freezing point and fourth one is osmotic pressure। तो इसलिए all of the above नहीं होगा, इसका चॉइस हो गया osmotic pressure। अब जो 49th प्रॉब्लम है ये पूछ रहा है कि what happens to the freezing point of benzene, बेंजीन सॉल्वेंट है when naphthalene is added, naphthalene को बेंजीन में डाल दिया गया। ये पूछ रहा है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा। तो आपको पता है कि किसी भी सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट डालते हैं, ये जस्ट एक तरह से समझो ये फर्स्ट प्रॉब्लम के टाइप से ही है। बेंजीन सॉल्वेंट है उसमें नैप्थलीन डाल दिए तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज। और लास्ट प्रॉब्लम है 5th प्रॉब्लम। सॉल्यूशन चैप्टर से देखो 5 प्रॉब्लम है, इसलिए मैं जो स्ट्रेटजी आपको समझा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजी मैंने क्या बोला कि 50 प्रॉब्लम्स है उसमें 40 सॉल्व करना है। पहले जैसे क्वेश्चन मिलता है आप जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी एग्जाम दे रहे हो आप, तो उसमें फटाफट देखो कि जो पैसेज का प्रॉब्लम है 40 to 44 एंड 45 to 50, मतलब 41 से 45 तक और 46 से 50 तक, ये जो दो पैसेज का 5-5 प्रॉब्लम है उसको फटाफट देखो। यदि आपको लग रहा है कि नहीं ये बिल्कुल सही है तो वो 10 प्रॉब्लम 10 मतलब 10 क्वेश्चंस जो है वो आपका श्योर है। तब आपके पास क्या होगा, इधर 40 प्रॉब्लम्स में 30 करना है आपको, इसलिए ये बेस्ट स्ट्रेटजी है।
लास्ट प्रॉब्लम क्या है, ये कह रहा है एज्यूम 3 सैंपल ए बी एंड सी। आप क्वेश्चन पेपर अपने सामने रखना, उससे देख के पढ़ो। आप हैव ग्लूकोज एज ओनली शुगर, मतलब 3 कंटेनर है, ए बी सी है, उसमें सब में ग्लूकोज डाला हुआ है। और ये कह रहा है कि एक का जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोलर है, दूसरा का 0.5 मोलर है और तीसरा का 0.2 मोलर है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट विल बी हाईएस्ट, फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका होगा। तो आपको पता है कि तीनों सॉल्यूशन है, तीनों की कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट है। तो इसमें रिलेशन होता है कि जिसकी कंसंट्रेशन लो है उसकी फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगी, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। और यदि यही क्वेश्चन पूछता कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका है, तो बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता जिसका कंसंट्रेशन हाई है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दे आर अपोजिटिवली रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम को टैकल करना है आपको। चलो अब मैं आता हूं आपको वेन टॉप फैक्टर पे। ये हमने प्रॉब्लम पहले डिस्कस कर लिया और इसमें देखो आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कहीं भी वेन टॉप फैक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम लोग प्रॉब्लम 2022 का सॉल्व करेंगे तो उसमें वेन टॉप फैक्टर के बेसिस पे प्रॉब्लम रहेगा। वेन टॉप फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने अभी CUET 2023 का जो प्रॉब्लम था सॉल्यूशन चैप्टर का उसको डिस्कस किया और ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है सॉल्यूशन चैप्टर। अब हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो वेन टॉप फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं, वेन टॉप फैक्टर आई। तो देखो वेन टॉप फैक्टर क्या होता है कि पहले ये जो प्रिंसिपल था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, इट वाज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन मींस वैसा इलेक्ट्रोलाइट जिसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता था, उसके लिए हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते थे। अब वेन टॉप ने क्या बताया, वेन टॉप ने देखा कि नहीं जी, आप जो है इस प्रिंसिपल को, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के प्रिंसिपल को आप इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसको हम अप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 2 तरीके का होगा। एक कहलाएगा डिसोसिएशन, जो मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है, और एक होगा एसोसिएशन, जो मॉलिक्यूल एसोसिएट होता है। यही मेन क्रक्स है इस चैप्टर का, क्योंकि जब हम लोग वेन टॉप फैक्टर करते हैं तो उसमें सारे चीज आ जाते हैं। जैसे मान लो आप 6th फ्लोर पे यदि जाते हो तो 1 2 3 4 5 का जो लैडर है वो चढ़ते हुए जाते हैं हम लोग। तो उसी तरीके से वेन टॉप फैक्टर का मतलब है कि आपको सारा चीज सिस्टमैटिक वे में आ रहा है, क्योंकि ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन का केस है। डिसोसिएशन का केस का मतलब हुआ जैसे कोई मॉलिक्यूल ए बी है, ये ए प्लस और बी माइनस में ब्रेक होगा, और एसोसिएशन का मतलब है जैसे ये 2 मॉलिक्यूल है तो ये कंबाइन होके, या 4B है तो ये एसोसिएट हो रहा है, मतलब कंबाइन हो रहा है। तो इसमें डिसोसिएशन के केस में आई जो है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, मतलब ये वेन टॉप फैक्टर की बात कर रहे हैं। वेन टॉप फैक्टर, वेन टॉप फैक्टर आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और इसमें वेन टॉप फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1। कई बार थ्योरेटिकल वैल्यू जैसे मान लो दिया हुआ आपको कि K2SO4 है, बोलेगा इसका I का वैल्यू कितना है, थ्योरेटिकल वैल्यू, इट इज नॉट द न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज द थ्योरेटिकल वैल्यू। तो ये जितना आयंस प्रोड्यूस करेगा वो उसके बराबर होता है। तो टोटल आयंस पोटेशियम का 2 और सल्फेट का 1 है, तो I का वैल्यू 1 होगी। कई बार पूछेगा जी डाइमर के लिए I का वैल्यू क्या होता है, डाई मींस दो मॉलिक्यूल जब कंबाइन होता है तो I इज 1/2, I का वैल्यू लेस देन 1 होता है, इसलिए जितना इसमें मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहा है उससे डिवाइड कर दोगे आप। यदि पूछेगा जी हेक्सामेराइजेशन है, कोई प्रोसेस हेक्सामेराइजेशन हो रहा है तो इसमें I का वैल्यू क्या होगा, तो ये 1/6 होगा। अब इसे बोलेगा पॉलीमर है, तो पॉलीमर में A मॉलिक्यूल AN बनाएगा, कंबाइन हो जाता है तो I इज इक्वल टू 1/n, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। अब जैसे कई बार ये इस तरह का प्रॉब्लम आने का चांस ज्यादा होता है,
जैसे मॉलिक्यूल दे देगा K4FeCN6 और पूछेगा बताओ इसमें I का वैल्यू क्या होगा। ये चॉइस दिया रहता है, बड़ा गजब चॉइस, मतलब बहुत बेस्ट चॉइस दिया रहता है। इसमें दे देता है 11, पहला चॉइस दे देता है 11, दूसरा देता है 5, तीसरा देता है 6 और फोर्थ दे देगा आपको जैसे 9। तो इसमें आपको थोड़ा सीरियस रहना है, समझना है कि क्या होता है इस केस में। होता क्या है कि आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मतलब ये जो है ये पार्ट जो है वो ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक कैसे होगा ये? तो ये 4K प्लस और पूरा जो है FeCN6 माइनस, है ना, ये माइनस में ब्रेक होता है इस तरीके से। तो यहाँ ये 4 आयंस और प्लस ये पूरा ऑल टुगेदर 1 आयन है, फिर ये आयंस में ब्रेक नहीं होता है। Fe2 प्लस और 6Cl माइनस में ब्रेक नहीं होगा, तो इसलिए इसमें 4 प्लस 1 5 आयंस बनता है, इसलिए आंसर 5 होगा। ये आंसर क्या आपका 5 है। और जैसे जल्दीबाजी में कई बार क्या करते हैं बच्चे, सोचते हैं ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 11 हो गया, तो ये आपको इसमें ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। ये जो न्यूमेरिकल है उसमें जो हमारा I का वैल्यू होता है, I का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? तो I को हम लोग 3 टर्म में निकाल सकते हैं। 3 टर्म्स इन टर्म्स ऑफ, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। तो मोलर मास के टर्म में I इज इक्वल टू होता है जो इसका थ्योरेटिकल मोलर मास है, थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन जो इसका थ्योरी में जो आएगा। थ्योरी मतलब जैसे कोई मॉलिक्यूल है NaCl है, तो NaCl में सोडियम आपको पता है 23 है, क्लोरीन 35.5 है, ये 58.5 हो गया। ये वैल्यू थ्योरेटिकल है जो फॉर्मूला से आता है। और दूसरा होता है जो कैलकुलेटेड होता है, जो एक्सपेरिमेंट से आता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, मतलब ये ऑब्जर्व मोलर मास। ये आपको दिया हुआ रहेगा प्रॉब्लम में, या इसको हम लोग डिफरेंट वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे मैं इसको कंसीडर करता हूं NaCl के लिए, जैसे ये वैल्यू दिया हुआ है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड है 29.25, तो ये वैल्यू 2 हो गया। तो ये जो पूरा वेंट ऑफ फैक्टर का कंसेप्ट है उसको एक एग्जांपल के बेसिस पे हम लोग दिमाग में रख के और सारे चीज को सॉल्व करते हैं। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? इन टर्म्स ऑफ मोलर मास की। तो चाहे ये डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन हो, एक ही बात है। दूसरा होता है इन टर्म्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या ये? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है आपको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और मोलर मास जो है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है। यहां I इज इक्वल टू हो जाएगा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। थ्योरेटिकल का मतलब हुआ कि जो आइडियल कंडीशन है, जब हम उसमें डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता है, तो ये जस्ट इसका उल्टा होता है। क्योंकि आपको कोई भी एक एग्जांपल ले लो आप, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज Kb into m, और m आपको पता है कि मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोलैलिटी इज इक्वल टू W2 by M2 into 1000 by W1। ये जो मोलर मास है और ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ये इनवर्सली रिलेटेड होता है। इसीलिए हमने क्या किया, इसको ये पहला वाला प्रॉब्लम जो था उसको पलट दिया। ये दो तो सिंपल है। अब तीसरा केस, इसमें देखो एसोसिएशन या डिसोसिएशन के केस में फॉर्मूला सेम रहेगा। अब तीसरा जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये I इन टर्म्स ऑफ अल्फा। I मींस वेंट ऑफ फैक्टर, I इन टर्म्स ऑफ अल्फा। अल्फा मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिस रेट से ये डिसोसिएट हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जब मॉलिक्यूल एसोसिएट होता है, कंबाइन होता है, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन और मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन। तो इस टर्म में हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो
तो अब मान लो डिसोसिएशन की बात करते हैं हम लोग। तो डिसोसिएशन की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि कोई मॉलिक्यूल हम लोग मान लेते हैं कि ए बी है, ये ब्रेक हो रहा है ए प्लस प्लस बी माइनस में। यहाँ मान लो इसका कि इनिशियल नंबर ऑफ मोल जो है ये 1 है, ये 0 0 है। तो जब 0 0 है तो अब ये अल्फा के रेट से डिसोसिएट होना शुरू होगा, है ना। अब इसे हम लोग मान लेते हैं कि कोई ये आयनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोलाइट है, जो अब ये डिसोसिएट होता है। तो लेट अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा के रेट से ये डिसोसिएट हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज ऐसा नहीं है ना कि एकाएक डिसोसिएट हो जाएगा, कुछ तो टाइम लगेगा, उसका कुछ तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। तो यहां होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ये 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा 1, ये अल्फा 2। तो इस तरीके से हम लोग मान लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा आफ्टर डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस, अब ये जैसे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 है, तो ये वाले पार्ट को हम लोग मान लेते हैं एन अल्फा। ये 2, 5, 6, 7 जितना भी होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड। तो इसलिए ये जनरल टर्म हम लोगों ने ले लिया कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो अब I इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? I इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन और जितना इनिशियली प्रेजेंट था, इनिशियली टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनिशियली। तो ये हमारा I इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ओरिजिनली हमने 1 लिया था। तो इस तरीके से प्रॉब्लम में अल्फा दिया हुआ रहेगा, तो जब अल्फा दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और ये जब ये I इज इक्वल टू हुआ 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा I माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, इसमें I का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, इसलिए ग्रेटर से 1 को माइनस करेंगे तब ये पॉजिटिव नंबर आएगा। और n क्या बताता है? n देता है आपको टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद जो आयंस प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे NaCl है तो 2, AlCl3 है, AlCl3 है तो 4। इस तरीके से n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम इसमें आपको बात करते हैं एसोसिएशन की। एसोसिएशन मींस जैसे Na है और ये एसोसिएट होके An बनाता है। जैसे मान लो 2A है, ये A2 ऐसे है, या 2 एसिटिक एसिड है। देखो एसिटिक एसिड को जब आप वाटर में डालोगे तो ये डिसोसिएट होगा, इसलिए काफी ध्यान से देना प्रॉब्लम में कि क्या दिया हुआ है। कई बार वो लैंग्वेज में दिया रहता है, जैसे इसको इनर्ट सॉल्वेंट में डालेंगे, बेंजीन में डालेंगे तो ये एसोसिएट होगा CH3CO ट्वाइस। एसोसिएशन जो होता है, ये एसोसिएशन क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहा है तो ये एसोसिएट हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एसोसिएट होता है। यदि हम इसको कंसीडर करें कि कैसे एसोसिएट होता है, C डबल बॉन्ड OH, तो ये CH3C डबल बॉन्ड OH, तो ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ये एसोसिएट हो गया। तो 2 मॉलिक्यूल जब एसोसिएट होगा तो उसका जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट होगा वो डबल हो जाएगा। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एसोसिएशन में I का वैल्यू जो है I लेस देन 1 होता है, और थ्योरेटिकल वैल्यू 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहा है तो 1/2 होगा। लेकिन हम लोग इसमें रिलेशन फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं कि इसमें मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो रहा है। तो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन के केस में जैसे हम लोग ये मान लेते हैं कि इसका जो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है वो 1 है, ये 0 है, तो 1 से ये
क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, ये अल्फा बाय 1 होगा, तो ये डिक्रीज होगा 1 माइनस अल्फा। तो पहला केस था इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा होगा नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन। आफ्टर एसोसिएशन जो है ये डिक्रीज होगा, है ना। इसका जो मोल्स है वो ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होगा, और ये धीरे धीरे प्रोडक्ट का जो है वो फॉर्मेशन होता है, ये इंक्रीज होता है, ये अल्फा बाय एन हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है आफ्टर एसोसिएशन कितना होगा, एसोसिएट होने के बाद, तो ये इनिशियली 1 मोल था, 1 में कुछ डिकम्पोज हुआ तो 1 माइनस अल्फा, और फॉर्म कितना हुआ, ये अल्फा डिवाइडेड बाय एन। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि I इज इक्वल टू जो है वो होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन। जैसे पीछे केस में हमने डिसोसिएशन को लिया था, यहाँ होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ओरिजिनली प्रेजेंट। तो ओरिजिनली बच्चे कितने प्रेजेंट है इसमें, माय डियर स्टूडेंट्स, कितने प्रेजेंट है इसमें। तो आपको पता है कि डिसोसिएशन, यहाँ एसोसिएशन है तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 1, और इनिशियली 1 था, ये आई का वैल्यू हो गया अल्फा के टर्म में। अब यदि हमें अल्फा निकालना है तो देखो मैंने आपको क्या बताया, ट्रिक्स क्या बताया इसमें, कि जब एसोसिएशन है तो आई का वैल्यू 1 से छोटा होगा, तो 1 से माइनस करेंगे आई को, क्योंकि आई स्मॉलर है, और ये होगा 1 माइनस 1 बाय एन, ये अल्फा का वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। अब इसके बेसिस पे कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। कई बार आप प्रॉब्लम में देखोगे कि अल्फा आई निकालना है और उसमें के का वैल्यू दिया रहता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्यों रहता है के का वैल्यू, क्योंकि उससे हम अल्फा निकालते हैं, अल्फा इज इक्वल टू होता है रूट ओवर के बाय सी, और ये अल्फा को जब आप यहां पुट कर दोगे तो इससे आपका आई निकल जाएगा। तो हम लोगों ने डिफरेंट केस देखा कि आई को कैसे कैसे हम लोग किस किस टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर वेन टॉप ने बोला कि भाई अब ऐसा है कि आप चाहे मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो या मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन हो, ये जो एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग इस फॉर्मूला के हेल्प से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को निकाल सकते हैं। और फिर उसने एक करेक्शन टर्म दिया, जैसा कि पहला हम लोगों ने डिस्कस किया था, P नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x2, इसने बोला आई इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, वेंट ऑफ फैक्टर आई। डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, तो यहाँ आई लगा देंगे। डेल टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, और पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। अब यदि आई का वैल्यू 1 है, अब देखो यदि आई का वैल्यू 1 है, ये क्या है, ये आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन है कि मॉलिक्यूल ना तो एसोसिएट हो रहा है ना डिसोसिएट हो रहा है, इसका वैल्यू 1 है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कैसे पूछता है, जैसे मैं एक प्रॉब्लम अब लेता हूं, जैसे मैंने बताया था कि पहले वेन टॉप फैक्टर ले लेते हैं, फिर देखते हैं हमारा ये जो CUET का है। मैं ये स्पेशल सीरीज जो है ये डिस्कस कर रहा हूं CUET का, CUET 2024 के लिए। जैसे कि मेरा कोशिश ये है कि केमिस्ट्री का जो पूरा सॉल्यूशन है, चाहे वो CUET का हो, नीट का हो, IIT मेंस का, एडवांस का, सबका अलग अलग सीरीज में बना रहा हूँ, काफी हार्ड मेहनत करके आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और इसमें देखो मैं आपको प्रॉब्लम 2022 का दे रहा हूँ, जो प्रॉब्लम आया था सॉल्यूशन चैप्टर का एग्जैक्ट। देखो आपको ये काफी हेल्प करेगा इसमें। प्रॉब्लम नंबर जो है सॉल्यूशन चैप्टर का है, मेरे बुक में प्रॉब्लम नंबर 3 है। एक प्रॉब्लम हमने कल जो है वो डिस्कस किया था मोलैरिटी के बेसिस पे, और ये मैंने बताया था कि जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे तब बताऊंगा। ये प्रॉब्लम मैं लिख देता हूं आप लोगों को सुविधा के लिए। तो प्रॉब्लम है, कंसीडर द 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन of the
following compounds and arrange them in increasing order of elevation in boiling point. और आपको चॉइस दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है C6H12O6, दूसरा दिया हुआ आपको NaCl, तीसरा दिया हुआ है MgCl2, फोर्थ दिया हुआ है AlCl3 एंड फिफ्थ दिया हुआ है Al2SO4 थ्राइस। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने ये बताया कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू है I का, क्योंकि ये कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मींस del Tb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। तो इसमें जो ये m है, तो del Tb इज इक्वल टू क्या होगा? del Tb इज इक्वल टू I इंटू Kb इंटू m। ठीक है, तो इसमें सारे का जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है। कंसंट्रेशन 1 मोलर है, मतलब मोलारिटी जो है सब में पॉइंट मतलब 1 मोलर है, 1 मोलर है ये। और I का वैल्यू जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो निकालना है आपको। तो I का जो वैल्यू होगा, तो I जिसका ज्यादा बड़ा होगा, इफ I इज मोर देन del Tb विल बी मोर। तो आपको पता है कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज है, तो इसमें I का वैल्यू 1 है। जैसा मैंने बताया था थ्योरेटिकल वैल्यू, इसमें I का वैल्यू 2 है क्योंकि 2 आयन बन रहा है। MgCl2 में मैग्नीशियम 2 और क्लोरीन, ये I का वैल्यू 3 है। AlCl3 में ये 1 और ये 3 4 है, और ये 2 और ये ऐसे टूटता है ना, Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस। तो 2 एल्यूमिनियम का आयन है और 3 सल्फेट का है, तो टोटल आयन 5 है। तो ये बोल रहा है एग्जैक्टली देखो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, जैसे इसका I का वैल्यू 1 है क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, ग्लूकोज ब्रेक नहीं होता रिस्पेक्टिव आयंस में। तो जो इसका वैल्यू होगा वो इस तरीके से होगा, A इज लेस देन B, B इज लेस देन C, लेस देन D, लेस देन E। ये आपका आंसर हो गया। अब आप मैच कर लो इसको कि किसमें ये चॉइस है। तो A देन B C D E, तो ये चॉइस C है, C नंबर चॉइस में ये दिया हुआ है, इसलिए हमारा करेक्ट चॉइस जो है वो आंसर C हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो प्रॉब्लम होता है वेंट ऑफ फैक्टर के बेसिस पे उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है ये हम बेसिकली CUET, जो बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, CUET 2024 के लिए मैं इसको काफी एग्जॉस्टिव टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये सीरीज बना रहा हूं मैं। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। केमिकल काइनेटिक्स वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पैसेज में से एक प्रॉब्लम जो 5 नंबर का है, ये मेरा अपना एक्सपेक्टेशन है कि उसमें से 5 क्वेश्चन आना चाहिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद MK सिंह सर। जैसे कल भी मैंने डाला, आज डाला हूँ, ये लगातार वीडियो डाल रहा हूँ। हो सकता है एक आध दिन यदि किसी कारण से गैप हो जाए तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहेगा। सो आई होप ऑल द बेस्ट फॉर योर CUET 2024 एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आप इसको सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना, और आपका जो कमेंट होता है वो आप अपना जेन्युइन जो आपका कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली और जो है इसमें यदि कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत है तो वो मैं ऐड करूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।